सुप्रिया का कमरा उसकी पहचान था। उस छोटे से किंतु प्यार और संस्कारों से सजे कमरे की दीवारों पर उसकी किताबों की अलमारी सजी थी। कोने में उसकी डायरी रखी थी जिसमें उसने अपने अनगिनत सपने लिख रखे थे। समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कर गुजरने के सपने। उसके पास महिला अध्ययन में एमए की डिग्री थी और विश्वविद्यालय में उसे गोल्ड मेडल भी मिला था। गोल्ड मेडल मिलने पर उसके पिता की आंखें खुशी से छलक उठी थी। एक शाम सुप्रिया अपने मेज पर बैठी कुछ कागजात देख रही थी। उसके पिता, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे, वहां आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों का मिश्रण था। पिता ने स्नेह से कहा, बिटिया, तेरी इस सफलता पर मुझे बहुत गर्व है। तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया है। लेकिन अब समाज की बातें भी सुननी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ लिख जाए तो उसे संभालना मुश्किल होता है। बेटा, अब हमारी भी उम्र हो रही है। हम तो बस चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तेरे हाथ पीले कर दें। शादी की यही सही उम्र होती है। ये सुनकर सुप्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी कॉपी बंद की और आंखों में आंसू लिए बोली, पापा, आप अभी मेरी शादी की क्यों सोच रहे हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी की है कि डिग्री हाथ में आते ही आप मुझे पराये घर भेज दें। मेरे भी कुछ सपने हैं, समाज में उन महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती। क्या मेरी शिक्षा का यही मतलब है कि मैं सिर्फ शादी के बंधन में बंध जाऊं? तभी सुप्रिया की माँ भी वहां आ गई। उनकी आंखों में भी आंसू थे और उन्होंने सुप्रिया को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने भावुक होकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, सुप्रिया बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चूल्हे चौके में निकाल दी, लेकिन मैं हमेशा से यही चाहती थी कि जो अधूरी ख्वाहिशें मेरी थी वो तू पूरी करे। पर एक माँ का दिल है जो डरता भी है समाज के इन रूढ़िवादी तानों से, और बढ़ती उम्र के डर से हमारा मन घबराता है। क्या एक माँ अपने बच्चे का बुरा चाहेगी? बस हम यही चाहते हैं कि तू अपने नए घर में, ससुराल में सुरक्षित रहे ताकि हमें तसल्ली हो। सुप्रिया ने अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ, आप इतना परेशान क्यों हैं? इतना क्यों डरती हैं? आपकी दी हुई हिम्मत और संस्कारों के कारण ही तो मैंने इतनी मेहनत की है। क्या एक लड़की शादी के बाद अपने अस्तित्व को खो दे? मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। माता पिता की आंखों में अपनी बेटी के लिए ममता और लाचारी दोनों झलक रही थी। कुछ ही हफ्तों के बाद सुप्रिया के लिए दीपक का रिश्ता आया। दीपक एक बहुत ही होनहार और पढ़ा लिखा नौजवान था, जिसने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट किया था और उसका अपना एक बहुत ही अच्छा बिजनेस था। जब दीपक का परिवार घर आया तो सब कुछ बहुत ही पारंपरिक ढंग से हुआ। नाश्ते के बाद सुप्रिया और दीपक को आपस में बात करने के लिए कुछ देर के लिए अलग कमरे में भेजा गया। सुप्रिया का दिल बहुत ही तेज धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और दीपक की आंखों में देखते हुए अपनी बात बहुत ही शालीनता और सहजता के साथ कही, दीपक जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं अपने विषय में आगे काम करना चाहती हूँ। मैंने एक एनजीओ में आवेदन भी किया है। क्या आपके परिवार को मेरी नौकरी करने से कोई आपत्ति होगी? दीपक ने सुप्रिया की बात बहुत ही ध्यान से सुनी, उसे गौर से देखा और फिर उसकी आंखों में छिपी चमक को महसूस करते हुए एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सुप्रिया, तुम एक बहुत ही योग्य और पढ़ी लिखी लड़की हो।
हालांकि हमारे घर में महिलाओं का बाहर काम करने की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन समय के साथ सोच बदलनी पड़ती है। तुम निश्चिंत रहो, सही वक्त आने पर मैं अपने माता पिता से इस बारे में बात करके तुम्हें नौकरी करने की अनुमति दिला दूंगा। मैं तुम्हारे सपनों का गला नहीं घोटूंगा। दीपक के इस आश्वासन पर सुप्रिया के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसे लगा कि शायद उसे उसका जीवन साथी मिल गया है जो उसके सपनों को समझेगा और उसको हमेशा सहारा देगा। शादी का दिन आ गया था। पूरे घर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोलक की थाप, रिश्तेदारों की चहल पहल, बच्चों की किलकारियां और बड़े बुजुर्गों की हंसी मजाक से पूरा माहौल गूंज रहा था। मौसा जी और फूफा जी अपनी अपनी कहानियां सुनाने में व्यस्त थे, लेकिन इस शोर शराबे के बीच सुप्रिया का मन बहुत भारी था। उसका ध्यान बार बार अपने कमरे की ओर जा रहा था, जहां उसने अपना बचपन और जवानी के महत्वपूर्ण साल बिताए थे। कमरे में सजी किताबों की अलमारी, डायरियां और खिड़की से आने वाली ठंडी हवा, सब कुछ उसे अपने आगोश में लेने के लिए पुकार रहे थे। विदाई की रस्में शुरू हुई। सुप्रिया की माँ की आंखें छलक आई। उन्होंने अपनी बेटी के माथे को चूमते हुए भावुक होकर कहा, बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। वहाँ के बड़ों का सम्मान करना और अपने संस्कारों को हमेशा बनाए रखना। तुम बहुत समझदार हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हर नई परिस्थिति को बहुत अच्छे से संभाल लोगे। सुप्रिया ने अपने माता पिता के गले लगते हुए रोते हुए कहा, माँ, मैं कैसे रहूंगी आप लोगों के बिना। मेरी किताबें, मेरे सपने, मेरी ये डायरी सब यहीं छूट रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी पहचान यहाँ पीछे छूट जाएगी। दीपक ने पास आकर सुप्रिया के कंधे पर हाथ रखा और आश्वस्त करते हुए कहा, सुप्रिया, तुम्हारी पहचान कभी नहीं खोएगी। मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करता हूँ। बस थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद सुप्रिया ससुराल की दहलीज पर पहुंची। पारंपरिक तरीके से उसका गृह प्रवेश हुआ। रात भर की रस्मों और थकान के बाद सुप्रिया को सोने तक का मौका नहीं मिला था। सुबह होते ही फिर उसे भारी साड़ी और भारी गहनों को पहनकर, सिर पे पल्लू लेकर रसोई में जाना था, जबकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि कोई उसे एक गरम प्याला चाय का दे दे और कहे कि बेटा, अब थोड़ा आराम कर लो। 2-3 दिन में सभी रिश्तेदार चले गए। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ सुप्रिया की नींद खुल गई। भारी साड़ी और गहनों के बोझ तले उसके कदम रसोई की ओर बढ़े। उसे मायके की बहुत याद आ रही थी, जहां सुबह उठते ही उसे गरम चाय और माँ की प्यार भरी आवाज सुनाई देती थी। लेकिन यहाँ रसोई में प्रवेश करते ही उसे एहसास हुआ कि अब ये उसका मायका नहीं बल्कि ससुराल है, जहाँ हर कदम पर उसकी परीक्षा होनी थी। सासू माँ पहले से ही रसोई में मौजूद थी। उन्होंने सुप्रिया को देखते ही कड़े स्वर में निर्देश दिए, बहू, आज से तुम ही रसोई संभालोगी। हमारे घर के नियम अलग हैं। सबको अपनी अपनी पसंद की चाय चाहिए होती है। ध्यान से सुनो। तुम्हारे ससुर जी को बहुत तेज अदरक और इलायची पसंद नहीं है। उनके लिए पतली चाय बनाना। सुप्रिया ने घबराते हुए सिर हिलाया। जी माँ जी, मैं बिल्कुल वैसा ही बना दूंगी। सासू माँ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और हाँ, दीपक को थोड़ी ज्यादा चीनी और दूध वाली चाय पसंद है, और मेरे लिए फीकी चाय बनाना। जल्दी करो, सबको देर हो रही है। सुप्रिया ने गैस जलाई और अलग अलग बर्तनों में चाय बनानी शुरू की। उमस भरी गर्मी में भारी साड़ी के कारण उसका दम घुट रहा था।
पसीने से भीगे होने के बावजूद उसने बड़ी सावधानी से सबकी पसंद के अनुसार 3 अलग अलग कप तैयार किए और ट्रे में सजाकर ड्राइंग रूम में ले गई। ससुर जी ने जैसे ही चाय का घूंट पिया, उनके चेहरे का भाव बदल गया और उन्होंने कप मेज पर रखते हुए कहा, ये क्या चाय बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि फीका पानी पी रहा हूँ। सुप्रिया ने डरकर अपनी नजरें झुका ली। जी पिताजी, मुझसे कोई गलती हो गई, मैं अभी दूसरी बनाकर लाती हूँ। तभी सासू माँ ने भी तंज कसते हुए कहा, एक ढंग की चाय भी नहीं आती तुमको बनानी बहू। मायके में लाड़ प्यार से पली होंगी, लेकिन यहाँ तो काम काज आना ही चाहिए। सुप्रिया की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने चुपचाप चाय का कप उठाया और वापस रसोई की ओर मुड़ गई। उस उमस भरी गर्मी में भारी साड़ी उसके शरीर से चिपक रही थी। उसने रसोई से बाहर झांककर देखा तो उसकी ननद दीपा आराम से सोफे पर टी शर्ट और लोअर पहने हुए बैठी थी और अपना फोन चला रही थी। सुप्रिया के मन में एक टीस उठी और उसने मन ही मन सोचा, काश इस चिलचिलाती गर्मी में मुझे भी ऐसे आरामदायक कपड़े पहनने की अनुमति होती। लेकिन नहीं, नई बहू के लिए तो यही भारी कपड़े पहनने का रिवाज है। तभी ड्राइंग रूम में बैठे दीपक ने ये सब देखा, लेकिन अपने माता पिता के सामने कुछ बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। सुप्रिया ने दीपक की ओर देखा तो उसकी बेबसी को देखकर उसके आंसू और अधिक बहने लगे। उसने मन ही मन खुद को संभाला और अपने काम में लग गई। एक दिन सुप्रिया घर के कामों में व्यस्त थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ एक एनजीओ की महिला अधिकारी थी। महिला अधिकारी ने पूछा, हेलो, क्या मैं सुप्रिया से बात कर रही हूँ? सुप्रिया ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, जी हाँ, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। अधिकारी ने आगे कहा, सुप्रिया जी, आपको एनजीओ के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्या आप 12 तारीख को सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? सुप्रिया की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जी मैम, मैं बिल्कुल आ सकती हूँ। मैं 12 तारीख को समय पर पहुँच जाऊँगी। जैसे ही सुप्रिया ने फोन रखा, पास ही खड़ी सासू माँ ने ये सारी बातें सुन ली थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वे बहुत जोर से बोली, ये क्या तमाशा है? तुम किससे बात कर रही थी? और ये 12 तारीख की इंटरव्यू में जाने की क्या बात है? सुप्रिया ने डरते हुए कहा, माँ जी, ये उसी एनजीओ का फोन था जहाँ मैंने आवेदन किया था। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सासू माँ ने गुस्से में आकर कहा, बस करो, बाहर काम करना हमारे खानदान की बहुओं के संस्कारों के खिलाफ है। तुम घर का काम देखो, यही तुम्हारी असली जिम्मेदारी है। तभी ससुर जी भी वहां आ गए और उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर तुमने इस घर की दहलीज लांघी तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझ लो। दीपा ने भी बीच में तंज कसा, वाह भाभी, पापा के खिलाफ जा रही हो, घर की परंपराओं का तो ख्याल करो। सुप्रिया ने हिम्मत नहीं हारी और विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पिताजी, मैंने महिला अध्ययन में एमए किया है। बाहर काम करने से हमारे संस्कार नहीं बदलते, बल्कि हम अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हैं। मुझे कृपा करके एक मौका देकर तो देखिए। उसी दिन सुप्रिया की मौसी सास की बहू उनके घर पर मिलने आई। सासू माँ ने तुरंत सुप्रिया की शिकायत करते हुए कहा, देख लो, हमारी बहू तो शादी के दूसरे दिन ही बाहर नौकरी करने के सपने देख रही है। कैसा जमाना आ गया है। मौसी सास की बहू ने सुप्रिया की तरफ देखा और कहा, चाची जी,
आज का ज़माना बदल गया है। अगर बहू पढ़ी लिखी है और कुछ करना चाहती है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। सुप्रिया समझदार है और वे घर और बाहर दोनों संभाल सकती है। ये सुनकर सुप्रिया की सासू माँ और अधिक चिढ़ गई और बोली, तुम्हारी सोच अलग होगी, पर हमारे घर में ऐसा नहीं होता। जो हमारी बहू बनकर आएगी उसे हमारे कायदों से ही चलना होगा, हमारा कहना मानना होगा। बस यही है हमारे घर की परंपरा। इंटरव्यू का दिन आ गया। उस सुबह सुप्रिया ने अपने आत्मबल को मजबूत किया और खुद को समझाते हुए कहा, ये मेरी कोई जिद नहीं है, ये मेरे खुद के अस्तित्व का सवाल है। मैंने महिला अध्ययन इसलिए किया था ताकि मैं अपने समाज की कमज़ोर और वंचित महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं। मुझे आज अपनी पहचान बनानी है। उसने अपनी योग्यता और अपनी माँ के दिए संस्कारों को याद किया। तैयार होते समय उसने किसी भारी साड़ी को पहनने के बजाय एक साधारण सूती सूट दुपट्टा पहना और अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई जो उसकी सादगी को दर्शा रही थी। घर से निकलने से पहले वह अपनी सासू माँ और ससुर जी के पास गई, उनके पैर छुए और बोली, माँ जी, पिताजी, आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सफल होकर आऊं। सास और ससुर दोनों ने आशीर्वाद तो क्या, उसकी तरफ देखा तक नहीं। इन सब तानों और विरोध के बावजूद सुप्रिया का ये रूप देखकर सभी कुछ पल के लिए शांत रह गए। वह सभी की नाराजगी मोल लेकर आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी। उसकी प्रतिभा और आत्मविश्वास के आधार पर उसे बहुत अच्छी सैलरी पर नौकरी पर रख लिया गया। अब सुप्रिया का जीवन दोहरी जिम्मेदारी और कठिन परीक्षा में बदल गया था। उसकी दिनचर्या भोर के सन्नाटे से शुरू होती थी। वह 4 बजे का अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती। रसोई घर में पूरे परिवार के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करती। इस बीच सासू माँ का ताना भी गूंजता रहता था, पर किसी बात की परवाह किए बिना वह चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम करती रहती। घर के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करने के बाद वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाती। ऑफिस में उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जी तोड़कर मेहनत करनी पड़ती ताकि वह घर और बाहर दोनों जगह अपनी पहचान बना सके। शाम को जैसे ही वह ऑफिस से लौटती, उसकी थकी हुई आंखों को देखकर भी कोई सहानुभूति नहीं मिलती थी। सासू माँ रसोई में प्रवेश करते हुए कहती, इतनी देर क्यों हो गई? बहू को घर का काम सबसे पहले देखना चाहिए, ना कि बाहर की दुनिया। यहाँ घर में इतने लोग हैं, तुमको पता नहीं है उनका ख्याल कौन रखेगा? सुप्रिया अपनी थकान को छिपाते हुए मुस्कुराकर कहती, माँ जी, ऑफिस में थोड़ा काम था, लेकिन मैं अब सब संभाल लेती हूँ, आप चिंता ना करें। इसी दौरान सुप्रिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस खुशी के मौके पर सासू माँ ने फिर ताना मारा, लड़की हुई है, अब ये घर और बाहर दोनों कैसे संभालेगी? इस लड़की को कौन संभालेगा? हम तो सोच रहे थे कि घर का चिराग आएगा। सुप्रिया ने धैर्य से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माँ जी, लड़का या लड़की होना ईश्वर की देन है, हमारे लिए तो दोनों एक समान है। मैंने अपनी बच्ची की देखभाल के लिए पास के एक अच्छे क्रेच में व्यवस्था कर दी है ताकि मेरी जिम्मेदारियों में कोई कमी ना आए। उसी समय दीपक के बिजनेस में भारी मंदी आ गई। पिछले कई महीनों से उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। वह निराशा के दौर से गुजर रहा था। एक शाम वह बहुत उदास बैठा हुआ था, तभी सुप्रिया उसके पास गई और बोली, दीपक जी, आप क्यों इतना तनाव ले रहे हैं? उतार चढ़ाव तो व्यापार का हिस्सा होते हैं। मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल समय से भी बाहर निकलेंगे। आप हिम्मत ना हारिए। एक रात सुप्रिया के ससुर जी को अचानक सीने में दर्द हुआ।
वे दर्द से कराहने लगे। दीपा उनके पास ही बैठी थी। वह घबरा कर रोते हुए चिल्लाई, भैया जल्दी आइए, पापा को क्या हो गया है? वह तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। दीपक ने जल्दी से फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया। कुछ ही देर में डॉक्टर घर पहुंच गई। उन्होंने स्टेथोस्कोप से जांच की और एक इंजेक्शन लगाकर कहा, इनके दिल में बहुत तेज दर्द है, मामला गंभीर लगता है। इन्हें अभी इसी वक्त शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। वहाँ ईसीजी और ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि असल में समस्या क्या है। इस समय मैं कुछ नहीं बता सकती, प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। सुप्रिया और दीपक पापा को शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में ले आए। वे सभी अस्पताल के बाहर खड़े थे। डॉक्टर बाहर आए और गंभीर चेहरे के साथ बोले, इनको मेजर हार्ट अटैक आया है, इनकी नसों में ब्लॉकेज है और तुरंत बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। इसमें करीब 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। आप लोग जितनी जल्दी हो सके इंतजाम कीजिए। ये सुनते ही दीपक फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं में उसकी बेबसी छलक रही थी। 5 लाख रुपए? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले कई महीनों से मेरा बिजनेस बंद पड़ा है। मैं अपने पापा को कैसे बचाऊंगा? पास ही बैठी सासू माँ अपनी लाचारी पर रोने लगी। उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, मैंने अपनी बहू को इतने ताने मारे, उसकी खुशियाँ छीन ली और आज उसी के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़ रहा है। हे राम, मेरे पति को बचा लो। दीपा भी फूट फूट कर रोने लगी और सुप्रिया के गले लग गई। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपको परेशान किया। क्या पापा को कुछ हो जाएगा? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना भाभी? भैया को संभालो भाभी। सुप्रिया ने अपनी ननद को गले से लगाया, आंसू पोंछे और उसे ढांढस बंधाया। फिर दीपक का हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने कहा, दीपक जी, आप शांत हो जाइए। रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। आप ये मेरा एटीएम कार्ड और अकाउंट डिटेल्स ले लीजिए, इसमें मेरी सारी बचत के पैसे हैं। आप तुरंत डॉक्टर से बात कीजिए और सर्जरी की तैयारी शुरू करवाइए। दीपक की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने सुप्रिया का हाथ पकड़कर कहा, सुप्रिया, तुम सचमुच मेरी ढाल हो। सर्जरी का समय पर इंतजाम हो गया। सर्जरी सफल रही। अस्पताल के कमरे में सुप्रिया ने दिन रात एक कर दिया। वह कभी ससुर जी के माथे पर पट्टी रखती तो कभी उन्हें समय पर दवाइयाँ देती। उसके इस समर्पण और त्याग को देखकर सासू माँ और दीपा ने भी अपनी गलती स्वीकार की। जब ससुर जी को होश आया तो उन्होंने सुप्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और भर्राई हुई आवाज में बोले, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली घर की लक्ष्मी तुम ही हो। हमने तुम पर कितने ताने कसे, लेकिन तुमने बदले में हमें नया जीवन दिया। हमें माफ कर दो। इस तरह सुप्रिया के अदम्य साहस और प्रेम ने न केवल एक परिवार की जान बचाई, बल्कि पूरे परिवार के दिलों को जीत लिया। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।